हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी सैरोगेसी के बारे में। और सैरोगेसी के बारे में जब बात निकाली है मैंने, तो एक फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी जो आई थी सन 2021 में, जिसका नाम था मिमी, जो कि आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी थी और अब तक मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, क्योंकि मुझे इस फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सरोगेट सिंगल मदर के ऊपर ये कहानी थी और उस टाइम पर सरोगेसी को बैन करने की जो याचिका थी वो डल डल चुकी थी, और काफी टाइम से ही सरोगेसी को बैन करने में जो है इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे, क्योंकि एक तरीके से सरोगेसी को लेकर इंडिया में काफ़ी तस्करियाँ, काफ़ी कुछ गलत चीज़ें सुनाई दे रही थीं। बहुत सारी कुंवारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और बहुत सारी ऐसी बेहता औरतें भी थी जिनकी लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड्स फोर्सफुली उनसे सरोगेसी करवाते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही सही जरिया लगता था पैसे कमाने का। मैंने क्राइम शोज में भी इस तरह के टॉपिक्स पर जो है एपिसोड देखे हैं, और पता नहीं मैंने इसके बारे में पहले बात करी है नहीं करी है, लेकिन मुझे तब से ही ये सरोगेसी कभी भी सही नहीं लगी। हालांकि ये फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे पता है इसकी कहानी क्या है, कि एक लड़की जो अभिनेत्री बनना चाहती है, जो परम सुंदरी अपने आप को समझती है, वो परम सुंदरी, वो अभिनेत्री ना बन करके एक सिंगल मदर बन जाती है, वो भी एक्सीडेंटली। क्योंकि कहने को तो एक सरोगेट मदर होती है, लेकिन जिसका वो बच्चा होता है, जिन कपल का वो बच्चा होता है, वही उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि जो है रिपोर्ट में ये डिटेक्ट होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। और ऐसा अक्सर होता है, नॉर्मली जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है तब उसकी काफ़ी जांच होती है, और अगर जांच में कहीं ये पता चल जाए कि बच्चे को कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो फिर एक कड़ा निर्णय डॉक्टर्स लेने के लिए मदर को सुजेस्ट करते हैं, और कुछ मदर्स एक्सेप्ट कर लेती हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ों को एक्सेप्ट वो कर लेती हैं कि हाँ भाई, हमें औलाद चाहिए अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए। अगर हम एक ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए जिसे खुद हमें उम्र भर संभालना पड़ जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं। और उस बच्चे के लिए भी तकलीफों भरा, मतलब आप कह सकते हैं उसकी जो जर्नी रहेगी वो बड़ी तकलीफों भरी रहेगी। और इस ज़माने में एक हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए जो है जीना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। भले ही ज़िंदगी अब काफ़ी बदल गई है, लोगों की सोच काफ़ी बदल गई है, लेकिन आज भी हैंडीकैप बच्चे के लिए जो एक ओपिनियन होता है वो सोसाइटी का, वो बड़ा डिफरेंट होता है कि भाई अगर इसके माँ बाप चले गए तो इस बच्चे का क्या होगा। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे सरवाइव कर लेंगे क्योंकि वो फिजिकली फिट हैं। लेकिन जो बच्चे फिजिकली फिट नहीं हैं, यहाँ तक कि मेंटली फिट नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा टेंशन लगी रहती है। खास तौर पे माँ बाप को टेंशन लगी रहती है कि हमारे जाने के बाद इस बच्चे का क्या होगा। तो इसी वजह से बहुत सारे इमोशनल प्रैक्टिकल रीजंस देकर ऐसे बच्चों को इस दुनिया में आने के लिए रोका जाता है। लेकिन वही वाली बात है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसने इस दुनिया में आना है वो आके रहता है, भले ही एज अ फिजिकल चैलेंज बनकर ही वो इस दुनिया में क्यों ना आए। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी फैमिली में ऐसा केस देखा है बड़े करीब से, जहां पर रिपोर्ट में बार बार ये लिखा हुआ आ रहा था कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है। और ये मैं कोई आज की बात नहीं कर रही, काफी काफी साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त भी डॉक्टर ने देखकर अनदेखा कर दिया,
लेकिन फिर बाद में जब बच्चा इस दुनिया में आया तो सारे शॉक्ड हो गए कि कहीं से भी अल्ट्रासाउंड करवाए, इतना कुछ कराया, तब क्यों नहीं पता चला। और जब पुरानी रिपोर्ट्स खंगाली तब पता चला कि भाई उसमें तो डिटेक्ट हो रहा था, रिपोर्ट में लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन डॉक्टर ओवर बिजी होने के चलते उस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। हालांकि डॉक्टर ने कहा आप मुझसे कंपनसेशन ले लीजिए, लेकिन जो माँ बाप थे वो बहुत ही स्पिरिचुअल, मासूम कह लो, अच्छे इंसानियत के आप कह लो कि उनमें वो थी कि उन्होंने कुछ भी कंपनसेशन डॉक्टर से नहीं लिया, बल्कि उस बच्चे को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। और आज वो बच्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर वो आंख में आंख डालकर सबसे बात कर सकता है। इतना उसे कॉन्फिडेंट उसके पेरेंट्स ने बनाया, इतनी उसको अच्छी अपब्रिंगिंग दी, और उसके बाद भी, उस बच्चे के बाद भी उनके 2 बच्चे और हुए जो बिल्कुल स्वस्थ और जबरदस्त थे। तो एक तरीके से वही वाली बात होती है कि अब उन्होंने कोई तमाशा खड़ा नहीं किया। ठीक है, दुख उन्हें शायद आज भी है, लेकिन जो भी उनको मिला उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं, और कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो जब बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि हमारे बच्चे को बाय बर्थ कोई इशू है, तो फिर वो बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। तो बड़ी दुखी दुनिया है। लेकिन खैर, ये बातें मैंने इसीलिए बोली क्योंकि सरोगेसी की बात चल रही थी, और इस मिमी मूवी में भी यही चीज दिखाई गई कि क्यों कृति सेनन सिंगल मदर बनती हैं, और फिर उसके बाद वो ये रियलाइज करती हैं कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, जैसा भी होगा बच्चा मैं इसे पैदा करूंगी। और फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, कभी कभी कुछ चीजें जैसी दिख रही होती हैं वैसी होती नहीं है। तो ये वही वाली बात है कि जिसने इस दुनिया में आना है उसको कोई रोक नहीं सकता। आप उसको चाहे मिरेकल बेबी का नाम दे दो या किसी का भी नाम दे दो, जैसे कि संभावना का मिरेकल बेबी इस दुनिया में बहुत जल्दी आने वाला है। लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी होगा उसे एक मिरेकल बेबी कहा जा रहा है, लेकिन जिसने इस दुनिया में आना है वो आके रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने उनके ऊपर एक वीडियो कल बनाया था, तो उसी वीडियो के नीचे मुझे एक मेरी वेल विशर मैं उनको कहूंगी, मैं उनको सब्सक्राइबर कहकर या लिसनर कहकर उनका अपमान नहीं करूंगी, उनकी तौहीन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उनको जेन्युइनली अपनी एक वेल विशर मानती हूँ कि जिस तरीके के वो मुझे कमेंट्स लिखकर भेजती हैं, मुझे पढ़ के बड़ी हिम्मत मिलती है कि कोई ऐसा शख्स है जो मेरे जज्बातों को एग्जैक्टली वैसा समझता है जैसा कि मैं उसे समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि मैं सबको समझाना चाह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मतलब बहुत ऐसे लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं जो शायद मेरे जैसा ही सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जो एग्जैक्टली जैसा मैं सोचती हूँ बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं। और ऐसी ही ये महिला हैं, और जिनका कमेंट मैंने पिन किया था, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि उस औरत के लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि 9 महीने जो बच्चे को अपनी कोख में रख रही है, उसे अब ये बच्चा अपनी कोख से निकाल कर किसी और के गोद में हैंडओवर करना पड़ता है। या जितनी भी मदर्स हैं जो सैरोगेसी करती हैं, सैरोगेट मदर होती हैं, और जो संभावना की जो सैरोगेट मदर होगी, आई डोंट नो वो मैरिड तो ऑफ कोर्स होगी, और कहा जाता है कि जो रूल के हिसाब से वो ऑलरेडी एक बच्चे की माँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो अनमैरिड लड़कियां सैरोगेसी से प्रेग्नेंट हो जाती थी क्योंकि वो अनमैरिड होती थी। कुछ कुछ तो ऐसी होती थी जिनके पास मैरिज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। तो इसके चलते ये रूल बनाया। चाहे रूल आप किसी के लिए भी बनाओ, एक औरत के जज्बात जब वो माँ बनती है ना, जिस दिन उसकी कोख में बच्चा आता है उसके सारे जज्बात बदल जाते हैं। जैसे कि मिमी फिल्म में भी यही सुनने में देखने में आता है। हालांकि मैंने तो पिक्चर नहीं देखी, लेकिन थोड़े बहुत सीन्स मैंने चलते फिरते देखे हैं। तो उसमें एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लड़की, जिस दिन उसकी कोख में बच्चा आता है उसी दिन उसके सारे सपने सब कुछ साइड में रह जाते हैं, वो और उसका बच्चा। तो आप देखिए कि 9 महीने एक औरत
अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तो वो बच्चे के साथ है। इस दुनिया में आने से पहले ही बच्चा माँ से कनेक्ट होता है, सिर्फ माँ से कनेक्ट होता है। माँ को पता चलता है कि अब बच्चे ने करवट ली, अब बच्चे ने किक मारी। नो मैटर फादर जो है पेट पे हाथ रखकर वो चीज फील करता है, लेकिन एक मदर का फील करना, क्योंकि मदर तो 24 घंटे बच्चे के साथ है। और यही कारण होता है कि काफी समय तक बच्चा जो है इस दुनिया में आने के बाद माँ से ज्यादा करीब रहता है, क्योंकि माँ ऑलरेडी जानती है कि ये चीज करने से मेरी, इसने करवट ली, इसने जो है किक मारी, इसने मतलब एक तरीके से रिएक्ट किया, तो ये मदर को सबसे पहले पता चलता है। इसीलिए लोगों ने ये बातें बनाई हैं, और कहीं ना कहीं ये सच्ची भी हैं कि खुदा ने, भगवान ने अपने बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया है तो वो माँ को दिया है। क्योंकि बच्चे को 9 महीने कैरी करना और एक नॉर्मल लाइफ जीना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसे एक औरत बड़े ही बखूबी तरीके से निभाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो औरतें ये नहीं करती हैं या नहीं करना चाहती हैं या नहीं कर पाती हैं, वो औरतें औरत कहलाने के लायक नहीं है। वो कहीं और तरीके से अपनी ममता से, अपनी सेवा से, अपने प्यार से कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों को, जिनको वाकई प्यार की जरूरत है, जिन्हें एक सहारे की जरूरत है, उन्हें सहारा देती हैं, उनकी केयर करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतें हैं, कि वो ये सुख भोग रही हैं। नहीं, एक औरत को बनाया ही ऐसे गया है कि उसके अंदर ऑलरेडी जो एक मदरहुड इंस्टिंक्ट होता है वो ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। और ज़रूरी नहीं है कि उसको बाहर निकालने के लिए उसको अपने अंदर एक 9 महीने बच्चा डालना ही पड़े। एक औरत के अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो अपने माँ बाप की भी जो है माँ बन जाती है। कितनी ऐसी बेटियां हैं जो अपने बिस्तर पर पड़े पिता की सेवा करती हैं, माँ की तरह अपनी माँ की ही सेवा करती हैं। आप देखिए ना, हॉस्पिटल में हम नर्स को सिस्टर बोलते हैं। एक मतलब आप मदर टेरेसा को ही देख लीजिए, जो शादीशुदा ना होते हुए भी, बच्चे की माँ ना होते हुए भी लोग उनको मदर का दर्जा देते थे। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से सेवा करती थी। तो ये आप मत सोचिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं पर्सनली अगर अपनी बात कहूँ, तो जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। तो क्यों ना मैं इनकी बात को आप लोगों तक पहुंचाऊं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरीके से उस औरत की मानसिकता पर कितना बड़ा असर पड़ता है, कि जो औरतें 9 महीने कोख में बच्चा रखती हैं, भले ही अब आपने सारी प्रक्रियाएं चेंज कर दी हो, भले ही उनका दूसरा बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो, औरत जितनी बार भी बच्चा कोख में रखती है उसके सेंटीमेंट्स चेंज नहीं हो सकते। जैसा फील उसे अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वैसा ही फील उसे अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में भी होता है। तीनों बार, कितनी बार भी वो प्रेग्नेंट हो, 3 बार हो, 4 बार हो, हर प्रेगनेंसी में उसका अनुभव, उसके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। नो मैटर वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरने के बावजूद भी वो उस चीज को एंजॉय कर रही होती है, वो अपने बच्चे के साथ होती है, वो अकेलापन फील नहीं कर रही होती है। देखा जाए तो वो अपने बच्चे के साथ ही होती है, उसे हर वक्त अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चे को तकलीफ ना हो, मैं ऐसे ना बैठूं, मैं ऐसे ना लेटूं, मैं ये ऊंची हील्स के सैंडल ना पहनूं। हर वक्त वो अपने आप को संभालती फिरती है। तो ये कितनी बार भी उससे करवा लो, वो उतनी ही शिद्दत के साथ करती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सेकंड प्रेगनेंसी है तो मैं निग्लेक्ट हो जाऊं, मैं कुछ भी पहनूं, मैं कुछ भी करूं। उसको हर वक्त अपनी बच्चे की चिंता लगी रहती है। तो उसको और भी ज्यादा वो कॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में शायद उसे नॉलेज नहीं होती, लेकिन दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी में औरत को बहुत अच्छे से खुद को लुक आफ्टर करना आ जाता है। और यहाँ पर जो औरतें सरोगेट मदर होती हैं, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। एक एक दिन, जब एक एक महीना कंप्लीट हो रहा होता है, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होती है कि अब मेरी कोख से ये निकल कर जब मेरी गोद में आने का वक्त आएगा, जब ये मेरी गोद में नहीं बल्कि किसी और की गोद में जाएगा। ठीक है, आप पैसा दे, सरोगेट मदर को ना दे, वो एक अलग बात है।
उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस आप कीजिए ना कीजिए वो भी एक अलग बात है, लेकिन जो उसने जो अपना सब कुछ 9 महीने उस बच्चे को दिया होता है, वो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। कहते हैं ना कि एक माँ का एक औलाद पर एक अलग तरीके का एक ऋण होता है कि वो बिना भाड़े के 9 महीने उसको अपनी कोख में रखती है इस दुनिया में आने से पहले। तो वो जो सैरोगेट मदर होती है वो कितना उसको रखती है, भले ही इसको लालच के तौर पर रखे या कुछ भी आप इसको नाम दो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे औरत तो औरत होती है। भले ही शुरुआत लालच से हो, लेकिन धीरे धीरे जो लालच होता है वो एक अटैचमेंट में तो तब्दील हो ही जाता है। तो फिर ऐसी औरतों को ये सजा नहीं मिलती क्या? मतलब आईवीएफ हो चाहे सैरोगेसी हो, मैं इन दोनों के बहुत खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि नेचुरली कंसीव कीजिए, नहीं हो सकता है तो ठीक है। अब क्या है, पहले होता था कि एक अडॉप्शन एक ऑप्शन होता था, लेकिन अब अडॉप्शन तो बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि अब लोगों को यही दो ऑप्शन सबसे बेहतर लगते हैं। क्योंकि जो अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए बड़ा ही एक अलग ओपिनियन हमारी सोसाइटी रखती है। हर वक्त वो बच्चे जज होते रहते हैं कि अच्छा इसकी ये हरकतें हैं तो इसकी माँ ऐसी होगी, उसका बाप ऐसा होगा, पता नहीं इसके अंदर कौन सी जाति का खून है, कौन से धर्म का है। तो ये बेचारे बच्चे इस तरह की मारे सहते रहते हैं, और जिसकी वजह से इनको अच्छे घर नहीं मिलते। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जिगरे वाले कपल्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें बच्चा चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो। और कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं, ऐसे कपल होते हैं जो गोद भी ऐसे बच्चे लेना चाहते हैं जो सुंदर हो, गोरे हो। मतलब वो बच्चे पे एहसान कर रहे हैं, खुद पे एहसान कर रहे हैं, या समाज पे एहसान कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बहुत ही रेयर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो जिन्हें सिर्फ औलाद चाहिए, चाहे बच्चे को कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो भी तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए सिर्फ बच्चा। तो ऐसे माँ बाप तो बहुत रेयर होते हैं। लेकिन अब इस तरह के जो ऑप्शंस आए हैं, तब बेचारे ये जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं जो अनाथ आश्रमों में पड़े रहते हैं, ये पड़े के पड़े रह जाते हैं। ये क्या इन्फ्लुएंसर है, कहने को इन्होंने क्या किया है? ये वही तो कर रहे हैं जो हम सब कर रहे हैं। तो काहे के इन्फ्लुएंसर होते तो अडॉप्ट करते। इन्होंने अडॉप्शन को मना कर दिया कि नहीं नहीं बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो फिर तुम नहीं करते सरोगेसी। देखा जाए तो तुम्हारी एज जो तुम बताती हो उससे भी कई ज्यादा है, क्योंकि किसी पॉडकास्टर ने ये जिक्र किया था कि इनकी एज काफी अच्छी है, हालांकि जो विकिपीडिया पे दिखाई देती है उससे भी ज्यादा है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये अपनी एज बताते नहीं है इसीलिए हमें पता नहीं चलता है, लेकिन एक अच्छी खासी एज हो चुकी है। अब ऐसे में भले ही इन्होंने सैरोगेसी कराई, तो अपने और बच्चे के बीच में कितना एज डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, बट ठीक है, लोग इमोशनल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब ऐसे खुश हो रहे हैं कुछ लोग तो जैसे कि उन वो खुद पेरेंट्स बनने वाले हैं। अरे भाई चिल करो, कभी अनाथ आश्रम जाकर देखो, पता चलेगा पता चलेगा कि प्यार की भूख क्या होती है। लेकिन नहीं, वहां तो जाना नहीं है, रियलिटी की तरफ तो देखना नहीं है, डिल्यूजन वर्ल्ड में ही पड़े रहना है। इसीलिए आप लोगों ने ऐसे लोगों को अपना आइडियल बना रखा है। तो मैं ये संभावना के इस डिसीजन को, अब देखिए मैं तो इकलौती हूँ, मुझे तो पता है कि बहुत सारे लोग इस डिसीजन को शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बहादुरी का काम कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बहादुरी का काम वो होता कि जब संभावना की ये कहती कि नहीं भाई अब हमें बच्चे नहीं चाहिए, दुनिया में बहुत बहुत कुछ दुख है जो हम देखते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है, ऐसे लोगों के लिए उदाहरण बनना है जो वाकई मतलब जिंदगी में बहुत परेशान है, उनके लिए हमें कुछ करना है। अब हमारा यही लक्ष्य है। इनफैक्ट संभावना चाहती तो कुछ ऐसा पॉडकास्ट चलाती जहां पर ऐसी औरतें जो माँ नहीं बनना चाहती या नहीं बनती हैं आकर अपनी बात रखें। लेकिन नहीं, उनको पता नहीं औरतें डर क्यों जाती हैं अपने आप को बे औलाद बताने में। उनको पता नहीं क्या
तकलीफ होती है कि मैं बे औलाद हूँ, मेरे मैं माँ नहीं बन पाई, तो उनको इस टैग से पता नहीं क्या चिढ़ है। ये सभी औरतों के साथ देखा है और इसी चक्कर में ये क्या क्या हरकतें कर जाती हैं। कभी आईवीएफ से खुद को टॉर्चर करती हैं, कभी सैरोगेसी से किसी और मदर को टॉर्चर करवाती हैं। देखिए, चाहे सैरोगेसी हो चाहे आईवीएफ हो, दोनों में औरतें टॉर्चर होती हैं। आईवीएफ में जो वो माँ टॉर्चर हो रही है जिसका बच्चा है और जो कोख में रख रही है, और सैरोगेसी में सैरोगेट करने वाली माँ टॉर्चर होती है जिसको 9 महीने कोख में रख कर जो अपना सब कुछ खून, अपना हार्ड मांस, जैसे कि अपना सब कुछ उसको दे रही है, उसको अपना वक्त दे रही है, उसको अपना धैर्य दे रही है, अपना पेशेंस दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसको रख कर बैठी हुई है, इतना कुछ दे रही है। और जब उसकी गोद से निकल कर वो किसी और की गोद में जाता है, कोख से निकल कर वो जब किसी और की गोद में जाएगा, तो उस औरत को कितनी तकलीफ होगी। हो सकता है वो व्लॉग के माध्यम से देखे, क्योंकि जो इस तरह की सैरोगेसीज होती हैं, मैंने सुना है कि उसमें बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कि बच्चा हैंडओवर करने के बाद आप कभी भी बच्चे से नहीं मिलोगे। अब जो नए लॉज बने हैं, नए क्लॉज डाले हैं, उसका क्या प्रोसीजर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैंने किसी के सुने थे, किसी के क्या मैंने पढ़े थे, जितना भी मैंने सर्च किया कि भाई बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, डील होती है कि हम आपको इतना अमाउंट देंगे, आधा अमाउंट जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी और जब पूरे 9 महीने हो जाएंगे उसके बाद, मतलब वो तो आपकी किस्मत है कि आपके कितने बच्चे हों, क्या हो, तो ये होता है। कई लोगों को सिंगल चाइल्ड होते हैं। अब जैसे कि कश्मीरा ने भी सरोगेसी करवाई है, तो उसके 2 बेटे हो गए, 2 बच्चे हो गए। तो अब ये तो उसने शायद विदेश से करवाई, कहीं से करवाई, बट इंडिया में तो कुछ टाइम के लिए बैन थी, लेकिन अब खुल गई है। तो अब नए प्रोसीजर के साथ क्या क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह तो बनते हैं, क्योंकि बच्चे को जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने आप पेरेंट्स सब बताते हैं कि तुम हमारे ही बच्चे हो। बस प्रोसीजर ये है कि अगर बस इतना सा ही डिफरेंस है कि 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में नहीं रखा है, बस यही डिफरेंस है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, यही तुम्हारे पापा है। अडॉप्टेड में तो ये होता है ना कि बिल्कुल आपका कोई रिश्ता ही नहीं होता, आप सिर्फ अपना एक दिल का रिश्ता कनेक्ट करते हो। सैरोगेसी में ये होता है कि बस सिर्फ कोख उधार ली होती है, और जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है वो तो फिर एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है। उसमें तो आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड किया जाता है इंजेक्शंस दे देकर, वो और भी बहुत उसमें डिटेलिंग होती है, उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो मुझे ज़्यादा किसी की भी नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है ये व्लॉगर्स के मुंह से, वही मैं बात आपको बता रही हूँ। बाकी इसकी भी अपनी डिटेलिंग होगी, मैं इसको डिनाई नहीं करती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मिमी फिल्म की जो है वो मैं आपको एज अ एग्जाम्पल दे के बताऊं। मैंने ये फिल्म इसी वजह से नहीं देखी क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था, मुझे सैरोगेसी ही पसंद नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ कि ये सैरोगेसी नहीं होनी चाहिए और ना ही ये आईवीएफ ट्रीटमेंट होने चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि भाई अमीरों के चोचले हैं, एक आम इंसान, एक गरीब परिवार कहाँ से सैरोगेसी करवाएगा, कहाँ से आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाएगा। और वो तो इतने भी सक्षम नहीं होते कि वो बच्चा गोद भी ले सके। वो बात अलग है कि फैमिली में कोई गोद दे दे तो उसके भी बड़े झंझट होते हैं, फिर खुद का बच्चा हो जाता है तो गोद लिए हुए बच्चे को आप इग्नोर करने लगते हो, फिर आप उसको उसी की माँ के पास छोड़ आते हो, या जिससे आपने गोद लिया हुआ होता है वो पहले तो बच्चा खुशी खुशी दे देती है, फिर बाद में उसको लगता है नहीं यार मेरा बच्चा है, मुझे वापस चाहिए। तो बड़े कले कलेश टंटे बहुत हैं, मतलब दुनिया में अगर आप घुसोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपके पास कितने दुख हैं और सामने वाला आपसे कितना ज्यादा दुखी है। तो ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये मतलब रेगुलर लोग हैं, रेगुलर सोच वाले लोग हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता के बैठे हुए हैं, बट ये काम वही कर रहे हैं तो सबके घरों में हो रहा है।
बनते चाइल्डलेस कपल तो अच्छा लगता, कुछ नया सीख देते, दोनों बताते कि आप दोनों कपल्स एक साथ रहकर भी जो है एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ करते, कुछ मजा आता, कुछ नई चीज दिखती। वही अब देखना, बच्चे को अब ये इस्तेमाल करेंगे। पहले वही वाली बात है ना कि आधी रोटी अविनाश लाएगा, दूसरी रोटी संभावना लाएगी, तीसरी रोटी अब ये बच्चा लाएगा। और ये बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, और संभावना की कोख में ना होने के बावजूद भी, भले ही किसी और की कोख में शायद ये है, शायद 8 मंथ्स प्रेगनेंसी है, तो वहां से बैठा बैठा जहां भी है बच्चा, कोख में ही है किसी के, जिसके भी कोख में है, वहीं से बैठे बैठे वो कमा रहा है। और यही देखिए कि कितने व्यूज संभावना को मिल गए हैं उनके लेटेस्ट जिस ब्लॉग में जिसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, और आगे आगे देखिए छप्पड़ फाड़ उनको व्यूज मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग उनको बधाई दे रहे हैं, बधाई तो भाई हमने भी दी है, लेकिन मैं पर्सनली इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ? अगर आपने मेरे पिछले कुछ पॉडकास्ट सुने होंगे, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से सुन रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए, मैं अविवाहित महिला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं बेसिकली चाइल्डलेस हूँ, और मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे और जो लड़कियां जो चाइल्डलेस हैं, चलो मैं तो अनमैरिड हूँ, कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो मैरिड हैं पर बच्चे नहीं हैं, या कुछ ऐसी सिंगल वुमेन नहीं है मेरी तरह जो शायद ये सोच रखती हैं कि चलो शादी नहीं हो पाई, हम बच्चा अगर हो जाता या हम अडॉप्ट कर लेते, अब तो हमें बच्चा भी गोद नहीं मिल रहा है, या हम सरोगेसी करवा लेते, जैसे कि एकता कपूर ने करवाई है, तुषार कपूर ने करवाई है, करण जौहर ने कराई है। कुछ हम ऐसे ऑप्शंस ट्राई कर लेते, बट अब वो रिक्वायरमेंट्स जा चुकी हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करूं कि नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं रोऊं या कुछ करूं। मैंने कभी भी जिंदगी में ना, मैंने बहुत सारी चीजों के लिए जिंदगी में आंसू बहाए होंगे, लेकिन अभी तक, कल का पता नहीं, मैंने कभी इस चीज के लिए कभी लाइफ में आंसू नहीं बहाए कि मेरे बच्चे नहीं है, या मेरा कोई, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं औरत नहीं बन पाई पूरे तरीके से क्योंकि मैं माँ नहीं बन पाई। तो मैं कभी इस चीज के लिए कभी नहीं रोई हूँ, और ये बात मैंने अपनी माँ को भी बोली है कि मैं कभी इस चीज के लिए तो कभी आपको नहीं बोला, नहीं किया, नहीं मैंने शादी करी या जो भी था। लेकिन होता है ना एक टाइम बाद, क्योंकि मैं जिस एज में हूँ, अक्सर औरतें इस एज में आकर डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैं नहीं गई, मैं नहीं गई, बल्कि मुझे हो सकता है और चीजों के लिए मुझे डिप्रेशन हो सकती है, या है भी, या उदासी है, कुछ भी आप कह लो, लेकिन इस चीज के लिए नहीं हुई, क्योंकि नहीं था। वो बात अलग है कि मेरी लाइफ में फिर कुछ समय पहले एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। हालांकि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में मेरे साथ में हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन मैंने उस चीज़ को हैंडल किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई औरतें बड़ी संकोचित होती हैं कि यार ये तो इसका बच्चा है, मेरा बच्चा थोड़ी ना है, अपना बच्चा है, मेरा बच्चा। मैंने कभी भी ये संकोचित दृष्टि कभी नहीं रखी। सारी दुनिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैंने हमेशा से यही माना है, और शायद यही वजह है कि मैं बच्चों के लिए बात करती हूँ। ठीक है, जिनके खुद के बच्चे होते हैं वो भी दूसरे बच्चों के लिए बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करती हूँ। तो ये मेरा एक आउटलुक है जो मैं सोचती हूँ। जो औरतें मदर हैं मैं उनको भी सलाम करती हूँ, और जो औरतें मदर नहीं हैं उनको भी मैं सलाम करती हूँ। मैं उन औरतों को कभी भी किसी घृणा से या किसी उससे नहीं देखती हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि जो औरतें सिंगल हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, या मैरिड भी हैं पर बच्चे नहीं हैं, उनको हिम्मत से काम लेना चाहिए। वो अपने आप में इतनी सक्षम है, और ये जो औरतें जो अपने आप को मदर बनाकर हमारे जैसी औरतों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीचा दिखाती हैं कि भाई मदरहुड ही जिंदगी में सब कुछ है, तो भैया ऐसी औरतों से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कर रही हैं इनको करना दो, आपको जो करना है वो आप करो। ये बात मैं कई बार अपने पॉडकास्ट में दूसरे तरीके से बोल चुकी हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें कुछ बातें मैंने नहीं कर पाई।
और शायद मुझे लगता है अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि जो मुझे कमेंट उनका मिला माय वर्ल्ड करके हैं, जिनको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है इतना अच्छा मैसेज लिखा और कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि मैं इस पर खुलकर बात कर सकूं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरा पॉडकास्ट सुना और उसके बाद कमेंट किया। आई एम रियली रियली टच्ड कि मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। सो मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं। मेरे और भी दोस्त हैं, इट्स अनियन, टेबल टॉक 2.0, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। 2 साल मेरे चैनल को अब होने वाले हैं और इन 2 साल की जो मेरी जर्नी है, इन दोनों मोहतरमाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इनको भी थैंक्स अगर ना कहूँ तो लानत है मेरे पे, क्योंकि इन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जब मेरे पास बिल्कुल भी मतलब यू you नो know, कहीं ना कहीं मैं इनकी इतनी शुक्रगुजार हूं ना कि बकायदा इट्स अनियन ने तो मुझे कंटेंट भी बताए कि आप इस पर वीडियो बनाओ, ये करो। तो मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और टेबल टॉक 2.0 को तो मैं क्या बोलूँ, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब उस वक्त किया जब मेरे पास सिर्फ 6 सब्सक्राइबर थे, मतलब शायद 5 थे, और इन्होंने जब मुझे सब्सक्राइब किया तो मेरे सिर्फ 6 सब्सक्राइबर हुए थे। तो मुझे आज भी याद है। पता नहीं मैं किस मुंह से अपना धन्यवाद करूं, मतलब धन्यवाद करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब भी एक बहुत गहरी इंडस्ट्री है जिसमें मैं अब काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। तो जो जो लोग मेरे इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बने, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उनके बारे में जितना भी बात करूँ कम है, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, लेकिन मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ कभी मत छोड़ो। तो तहे दिल से मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। और माय वर्ल्ड से तो मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ जब इनका कमेंट आता है और ये जिस तरीके से मुझे लिखती हैं और इतनी बातें इनकी गहरी होती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जब ये मेरे किसी काम पर मुझे शाबाशी दे रही होती हैं और इतने अच्छे से मुझे मोटिवेट कर रही होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मुझे यही कहना था। और मिम्मी फिल्म अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं देखी है तो भी बहुत ठीक है। और इस फिल्म के लिए कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था फिल्म फेयर के लिए, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी। ये बताया था कि आउटसाइडर हूँ मैं और कैसे मैंने पेशेंटली सारी चीज़ों को हैंडल किया और कैसे मैं घबराई नहीं, मैं डरी नहीं। हाँ, वो तो खैर मुझे भी पता है, तुम क्यों नहीं डरी, क्यों नहीं घबराई, क्योंकि तुम्हें पता था, तुम समझ गई थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करना है। और अभी भी तुम सरवाइव कर रही हो और आगे भी करती रहोगी। प्रॉब्लम तो उन लोगों के साथ होती है जो अपनी ज़मीर के साथ समझौता नहीं करते हैं, उन्हीं को ही तकलीफ होती है और उन्हीं आउटसाइडर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। और वो आउटसाइडर जो इनसाइडर के साथ हाथ मिला लेते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगते हैं, उनकी किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते, तो वो इस इंडस्ट्री का पार्ट बड़े इजीली बन जाते हैं। तो ये हम भी, कृति जी, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ऑफ कोर्स आप खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी जो ये स्पीच है उसमें बहुत कुछ हमें समझ में आता है। तो खैर, अब गड़े मुर्दे क्या उखाड़े, तो ठीक है। ये पब्लिक है, सब जानती है, सब पहचानती है, लेकिन अपने ओपिनियन को बड़े सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जानती है। और आप भी ये बात जानती हैं, इसीलिए इंडस्ट्री आजकल जो है काफ़ी डरी हुई भी बैठी है कि अब हमें पब्लिक से पंगा नहीं लेना है,
क्योंकि पहले तो ये पब्लिक को कुछ भी कह देते थे, पब्लिक सुन लेती थी। ना जाओ सैया छुड़ा के भैया टाइप एटीट्यूड पब्लिक का रहता था कि तुम हमें ठुड्डे मारो, हम फिर भी तुम्हारे पीछे आएंगे। और अब पब्लिक ने जब से अपना एटीट्यूड बदला है कि तुम हमें एक हमसे ऊंची आवाज में बात करोगे, हम बड़ी दूर चले जाएंगे। इसी वजह से जो अब सारे जो एक्टर्स हैं, उनकी बातों में, उनकी हरकतों में बहुत चेंज आया है। और अगर ये चेंज आता रहा तो ठीक है, लेकिन चेंज से ज्यादा अपनी स्क्रिप्ट, अपने टैलेंट पर अगर बॉलीवुड काम करे तो ऑडियंस अपने आप चलकर वापस आएगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण धुरंधर है। तो खैर, अब बहुत बातें हो गई, इधर उधर की भी बातें हो गई। कृति सेनन के बारे में भी मैंने बात कर दी, तो कोई हेट नहीं है कृति सेनन के लिए। कृति सेनन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उनको पता है कि कैसे सरवाइव करना है इस इंडस्ट्री में। और जो लोग बहुत जल्दी सारी चीजें समझ जाते हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो समझ कुछ ऐसा जाते हैं जो उन्हें नहीं समझना चाहिए, वो बेचारे नुकसान में रहते हैं। और उसके बहुत सारे उदाहरण इंडस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, इधर उधर की बातें अब करते हैं बंद, और अब इस वीडियो को भी मुझे अब खत्म करना है क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। तो सरोगेसी के टॉपिक को मैंने मिमी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं कोई क्लिक बेट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी बात रखने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए था, और ये फिल्म मुझे एक सही एग्जाम्पल लगी। और इसकी कहानी तो मैंने एग्जैक्टली नहीं देखी है, छोटे छोटे सीन्स से देखकर मैंने इस फिल्म को परखा है, और मेरा कोई इरादा नहीं है इस मूवी को देखने का। और मैंने देखा है कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है शायद, तो जो देखना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं देखी है, वो जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है मत देखो, स्पेशली लड़कियों को तो ऐसी फिल्म ना ही देखो तो अच्छा है। क्योंकि मैं ऐसी फिल्में नहीं देखती हूँ जहाँ पर लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई, मतलब जिंदगी में सिर्फ बच्चा ही पैदा करना एक औरत का धर्म है। जो औरतें बच्चा पैदा नहीं करती हैं या नहीं करना चाहती हैं, वो औरत कहलाने लायक नहीं है। हालांकि ये बात इस मूवी में तो नहीं कही गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली ये जो फिल्में होती हैं, ये इसी तरह का मैसेज देती हैं कि जिंदगी में एक मदरहुड एक औरत को कितना बदल के रख देता है। ऑफ कोर्स मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई औरत बच्चे नहीं चाहती या बच्चा पैदा नहीं करती या नहीं कर पाती तो उसको जीने का हक नहीं है, उसको मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उसको भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए सोसाइटी में जितना एक प्रेग्नेंट औरत को इज्जत से देखा जाता है। ठीक है, वो अपने अंदर 9 महीने एक जीव रखती है, डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन एक औरत जो माँ भले ही ना बन सकती हो, लेकिन माँ की तरह, बहन की तरह दूसरों की देखभाल करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है, कितने लोगों के लिए वो निस्वार्थ कितना कुछ करती है, तो क्या वो औरत डिजर्व नहीं करती रिस्पेक्ट पाना? मेरा बस सवाल यही रहता है। और इसी वजह से बहुत कुछ मुझे भी सुनना पड़ता है, और जब मैं सुनती हूँ तो कभी कभी सुना भी देती हूँ, और जब मैं सुनाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि बहुत कुछ मैंने अपने आसपास बहुत यंग एज से देखा है, सुना है। तो एक सैचुरेशन पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता है, जो मेरी भी शायद आ चुका है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ चुका है कि मैं अपने दिल की बात को ज़बान पर लाकर अपनी बात को दुनिया के सामने शेयर करूं। और इसी वजह से एक ये भी रीज़न था कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। और तमाम लोग जो मुझे सहयोग देते हैं, मेरे वीडियोस को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन तमाम लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना उनके ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप लोग इन 2 सालों में मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे सुनते नहीं, तो मैं कहाँ तक पहुंच पाती। तो मेरी इस जर्नी में आप लोगों का भी पूरा योगदान है। मेरा अपना कंट्रीब्यूशन तो मैं बहुत बात की बात मानती हूँ। बहुत सारे लोग मेरी इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। उन तब सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली उस ईश्वर का, जिसने मुझे एक तरीके से ये हिम्मत दी कि मैं ये प्रोफेशन में एंटर कर सकूं, और बहुत सारे संजोग मेरे लिए उन्होंने खोले, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आकर अपनी बात रख सकती हूँ। वरना
मुझे उम्मीद नहीं थी। एक दो बार तो मैंने ही हिम्मत हार ली कि नहीं यार, मुझे नहीं यूट्यूब पे करना। मैंने कितनी बार जो है अपने कदम पीछे किए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो करना है और करके ही रहना है। और आज 2 साल हो गए हैं। तो ये भी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और सरोगेसी के मामले में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और देखिए, मुझे संभावना के बच्चे से कोई नफरत नहीं है। मुझे बस ये है कि चलो, अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरी क्या थॉट प्रोसेस है। अब बच्चा आएगा, बहुत सारे व्यूज लेकर आएगा, बहुत सारे कोलैबोरेशंस लेकर आएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब संभावना कैसे जो है ये सारे चीज़ों को हैंडल करेंगी। तो और अविनाश जो है वो क्या अब करेगा, क्योंकि अब एज अ फादर, मतलब पहले हम अविनाश को बेबी बेबी के रूप में देखते थे, अब हम बेबी के पापा के रूप में देखेंगे। तो ये दोनों पति पत्नी जो एक दूसरे को बेबी बेबी बुलाते थे, अब जो है मुझे नहीं लगता ये बेबी बुलाएंगे। अब ये अपने बेबी को ही बेबी बुलाएंगे और यही इनका असली बेबी होगा। और यही बेबी खूब सारा माल इनको लाके देगा और मालो माल ये पति पत्नी होंगे, जैसा कि ये चाहते थे हमेशा से कि भाई पैसा हो, एक अच्छी लाइफ हो, जो शायद सभी लोग चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब अपनी मेहनत से तो ये लाए ही लाए हैं, लेकिन अब इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस मासूम बच्चे का होगा। और सब टूट टूट के इनके बच्चे को देखेंगे। ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स भी देंगे, हमारी भी ब्लेसिंग्स इस बच्चे के साथ हैं। बच्चा स्वस्थ रहे, पढ़े लिखे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और इस यूट्यूब की दुनिया से कोसों दूर रहे। आई नो ये होना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी संभावना और अविनाश से, बाकी उनका बच्चा है वो देखें। हम तो एडवाइस कर सकते हैं, वैसे तो हम एडवाइस बहुत सारी चीज़ों की करते हैं। और ठीक है, फिर ये मेरा लास्ट वीडियो था इन दोनों के ऊपर, इनके बच्चे के ऊपर। अब मैं अब इनके ऊपर वीडियो अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे अब नहीं बनानी है। जो मैंने बातें करनी थी वो मैं बातें कर चुकी हूँ। हाँ, कोई बहुत ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल, मतलब बच्चे के साथ नहीं, इनकी हरकतें अगर ये क्रिटिकल करेंगे तब मैं शायद कुछ बोलूँ तो बोलूँ, लेकिन अब मैं संभावना अविनाश के बारे में अब कोई बात नहीं करूंगी। काफ़ी समय से मैंने इनके बारे में बात करनी बंद कर दी थी, लेकिन अब जब ये प्रेगनेंसी अनाउंस हो गई तो मैंने सोचा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, क्योंकि मुझे पता था कि अब बच्चे ही, असली के बच्चे, इंसान के बच्चे ही इनका चैनल बचा सकते हैं, और उन्होंने बचा लिया है और आगे भी बचाए रखेंगे। तो बस इसी के साथ अब कुछ और मुझे कहना नहीं है। वीडियो को जल्द से जल्द बंद करना है और आप लोगों से मैं मिलूंगी एक नए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट के साथ। और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू सो मच। तो हैव अ ब्लेस्ड डे।